हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स इटर्नल टाइम। जी हाँ दोस्तों, मार्वल की इटर्नल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और हमारे चैनल पे इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू भी आ चुका है। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो में हम मूवी की स्टोरी और इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कैप्टन बादल आपका स्वागत करता हूँ इटर्नल्स की दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल आपके साथ जुड़ने के लिए बेसब्र है, वह बस आपके सब्सक्राइब बटन दबाने के इंतजार में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उसका इंतजार आप पूरा करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके उसे अपनी ओर से एक ट्रीट दें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करके हमारा इंतजार भी जरूर सफल करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मूवी इस कहानी पे बेस्ड है कि पृथ्वी पर आए कुछ एलियंस, जिन्हें डेविएंट्स कहा गया है, का मुकाबला करने एलियंस का एक और समूह इटर्नल्स को भेजा जाता है, ब्रह्मांड के निर्माता सेलेस्टियल एरिशम के द्वारा। सालों तक डेविएंट्स और इटर्नल्स के बीच लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और इटर्नल मानव जाति को डेविएंट्स से बचाते हैं। उन्हें सख्त हिदायत होती है कि वे इंसानों के आपसी मामलों में दखल न देते हुए केवल डेविएंट्स से उनकी रक्षा करें, तो वो वही करते हैं। मगर सेलेस्टियल्स के कई छुपे हुए राज हैं जो हमें कहानी के आगे जाने पर पता चलता है। उन्होंने एक बीज पृथ्वी पर भेजा था जो कि पृथ्वी के गर्भ में समा गया था और समय आने पर वह बड़ा होकर एक नया सेलेस्टियल बनकर निकलने वाला था। मगर इससे पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो जानी थी, क्योंकि पृथ्वी को नेस्तनाबूद करते हुए वह सेलेस्टियल पृथ्वी के कोर से बाहर निकलता। सेलेस्टियल्स का काम ही यही था। हर सेलेस्टियल पैदा होने के बाद नई गैलेक्सीज का निर्माण करता था, फिर उसमें से किसी विकसित ग्रह के गर्भ में बीज डालकर नए सेलेस्टियल का निर्माण। ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है और इसी क्रम में उस ग्रह का पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए डेविएंट्स और इटर्नल्स को भेजा जाता था। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण और विध्वंस किया था। डेविएंट्स को एरिशम ने इसी बीज के कारण पृथ्वी पर भेजा था, मगर पृथ्वी पर आकर वो विकसित होने लगे और इंसानों को मारने लगे। इससे पृथ्वी की जनसंख्या कम होने लगी, जो कि आने वाले सेलेस्टियल के लिए अच्छा संकेत नहीं था। सो अब डेविएंट्स को खत्म करने के लिए इटर्नल्स को भेजा गया, ताकि इंसानों की जनसंख्या सही तरीके से बढ़ती रहे और समय आने पर सेलेस्टियल के पैदा हो पाने में कोई दिक्कत न आए। मगर इतने समय से इंसानों के साथ रहते हुए इटर्नल्स को इंसानों से लगाव हो गया था और यह जानने के बाद कि पृथ्वी अब तबाह होने वाली है, वो एरिशम से बगावत करके पृथ्वी को बचाते हैं। मगर उनमें से दो इटर्नल्स, इक्रिस और स्प्राइट, एरिशम के विरुद्ध जाने से पीछे हट जाते हैं और इस बगावत में साथ नहीं होते। अंत तक एजैक और गिलगमिश मारे जाते हैं। इक्रिस अपने आप से शर्मिंदा होकर स्पेस में जाकर सूर्य में समा जाता है। स्प्राइट इंसान में बदल जाती है। सर्सी, किंगो और फेस्टोस को एरिशम अपने साथ ले जाता है और थीना, मक्कारी और ड्रूइक स्पेस शिप में अपने जैसे और इटर्नल्स की तलाश में निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन की तरफ। सलमा हयात ने अपने कैरेक्टर एजैक को बखूबी पर्दे पर उकेरा है। उनका कहानी में उतना कुछ कंट्रीब्यूशन तो मुझे नजर नहीं आया, मगर जितना भी पार्ट उन्हें सौंपा गया था वो उनके नायाब अभिनय के कारण हमेशा दर्शकों को याद रहेगा। कई जगहों पर फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम को लेकर एजैक के कैरेक्टर के साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, मगर धीरे से वो डाउट्स क्लियर होते गए। माफी चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो में इस कैरेक्टर को हमने थेना कहकर संबोधित किया था, मगर मूवी में किए गए उच्चारण में उसे थीना कहा गया है, तो अब आगे से मैं उसे थीना ही कह रहा हूँ। एंजेलिना जोली ने अपने अनकंट्रोल्ड पावर्स वाले सुपर हीरो के कैरेक्टर्स के साथ पूरा न्याय किया है। उनके एक्शन सीन्स और एक्सप्रेशंस काफी अच्छे रहे हैं। थीना के कैरेक्टर के साथ जो भी गड़बड़ियां रहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी फिल्म की कहानी और डायरेक्शन साइड से रही। फिल्म के सबसे प्रमुख किरदार सर्सी के लिए गेमा चैन का चुनाव कास्टिंग का एक सराहनीय कदम रहा। इससे पहले मैंने गेमा का काम नहीं देखा था, मगर फिल्म में एक अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने अपनी अदाकारी से डाला है। सर्सी का इंसानों के प्रति लगाव और उनके लिए त्याग और अपनेपन की भावना को गेमा चैन ने बड़े ही नायाब तरीके से पर्दे पर उकेरा है। सबसे पावरफुल किरदारों में से एक इक्रिस का किरदार निभाने वाले रिचर्ड मैडन ने दर्शकों को काफी निराश किया। पूरी फिल्म में उनके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते। मूवी भर में वो लॉस्ट पपी लुक लेकर घूम रहे हैं। क्या खुशी, क्या गम, क्या रोमांस, हर जगह वही एक्सप्रेशनलेस चोखटा। फ्रेंड्स, फेस्टोस का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ब्रायन टी हेनरी ने मिक्स्ड काम किया है, मगर मैं उस कैरेक्टर या उसकी फैमिली से किसी प्रकार का जुड़ाव महसूस नहीं कर सका। फिल्म में उनका कैरेक्टर प्रॉपरली फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर नहीं था। स्प्राइट के रोल में लिया मैथ्यू का काम औसत रहा। वो मुझे कुछ खासा प्रभावित नहीं कर पाई फिल्म में। हाँ, यह देखकर अच्छा लगा कि कॉमिक्स से उनका कैरेक्टर पूरा अडॉप्ट किया गया है, उसमें चेंज नहीं किया गया है। कॉमिक्स में भी वो इंसानों के बीच इंसानों के रूप में रहना चाहती थी, उनकी तरह ही जीवन जीना मरना चाहती थी। साथ ही वह इक्रिस से एक तरफा प्यार भी करती रही। ड्रूइक का कैरेक्टर काफी इम्पैक्टफुल रहा मूवी में। बैरी कोगेन ने बखूबी अदा किया अपना पार्ट। दोस्तों, कॉमिक्स के हिसाब से ड्रूइक नेचर वाइज अच्छा कैरेक्टर नहीं था। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था और इटर्नल्स का लीडर बनना चाहता था। शुक्र है मूवी में उसके कैरेक्टर का यह पार्ट नहीं यूज किया गया और यह मूवी के अच्छे पॉइंट्स में से एक है। डॉन ली का काम एज गिलगमिश बहुत शानदार रहा। जितना भी हिस्सा उन्हें दिया गया था
उन्होंने बखूबी उसे निभाया। दोस्तों, डॉन ली की अब तक मैंने 2 फिल्में देखी हैं, एक तो ये, दूसरी ट्रेन टू बुसान। दोनों ही फिल्मों में डॉन ने छाप छोड़ जाने वाला काम किया है। दोनों में ही वे पावरफुल विलन से लड़े हैं, मगर यह बहुत दुखद रहा कि दोनों ही फिल्मों में उनका कैरेक्टर एक पॉइंट पे आकर मर जाता है। उनका डेथ सीन काफी इमोशनल रहा मूवी में मेरे लिए। मुझे उम्मीद थी और मैं चाहता भी था कि उनका कैरेक्टर मूवी में और मार्वल की आगामी सीरीज में बना रहे, मगर मक्कारी, व्हाट अ कैरेक्टर एंड व्हाट अ एक्ट्रेस गाइस। कुछ भी न कहते हुए पूरी फिल्म में अपने एक्सप्रेशंस और इशारों से सबका दिल जीत लेना लॉरेन रिडलॉफ को बखूबी आता है। वैसे लॉरेन अपनी रियल लाइफ में भी सुन नहीं सकती हैं, मगर जीवन से लड़ने का और जीतने का हौसला उन्होंने नहीं खोया। अपार्ट फ्रॉम हर पर्सनल लाइफ, फिल्म में उनका काम काबिले तारीफ रहा। उनको लेकर जो CGI फिल्म में यूज़ की गई है वो बहुत उम्दा है। उनके दौड़ने वाले सीन्स बहुत बढ़िया फिल्माए गए हैं। फ्लैश और क्विक सिल्वर की तुलना में मुझे मक्कारी के स्प्रिंट ने काफ़ी इम्प्रेस किया है, जिसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। कुमैल नंजियानी का बॉडी बिल्डअप किसी काम ना आया। कारण हम बताते हैं। कुमैल ने किंगो के कैरेक्टर के लिए बॉडी बिल्डअप किया था ताकि वो सुपर हीरो दिख सकें। इसका कोई रिजल्ट मूवी में हमें देखने को नहीं मिला। मूवी में कहीं भी उनकी बॉडी उस प्रकार से दिखाई ही नहीं दी। उन्होंने अपने फिजिक पे ना भी काम किया होता, नॉर्मल ही रहते, तो भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी फाइट सीन में या उनकी किसी मूवी की शूटिंग सीन में दर्शकों को दिखाने या लड़कियों को रिझाने के लिए वो मूवी में कहीं भी बेयर बॉडीड नहीं आए। अच्छा धोखा दिया है मार्वल की टीम ने उन्हें। और तो और इन सब के इतर जब सब इमरजेंस को होने से रोकने निकले, तब किंगो का उन्हें छोड़ के जाना खलता है, क्योंकि पूरी फिल्म में वो सब एक दूसरे को परिवार कहते रहे और परिवार के एकजुट होने के समय यूँ छोड़ कर जाना, खैर इट्स डायरेक्टोरियल चॉइस, अपन क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सुपर हीरोज से हटकर भी एक काफ़ी अहम नॉन सुपर हीरो किरदार रहा हरीश पटेल का। हरीश पटेल कुमैल के सेक्रेटरी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और उनके बीच का जो आपसी तालमेल है देखने लायक रहा है फिल्म में। हरीश पटेल कहानी में एक इमोशनल डेप्थ लेकर आते हैं जो बाकी एक्टर्स कोशिश कर रहे हैं मगर ला नहीं पा रहे हैं, और इसी से समझ में आता है कि इंडियन एक्टर्स किसी कहानी को दर्शकों से किस प्रकार इमोशनली अटैच कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि डायरेक्टर क्लोई जाओ ने हरीश जी को अपने रोल में भारतीयता लाने की फ्रीडम दी थी या नहीं, मगर उनका पूरा स्क्रीन अपीयरेंस पूरी फिल्म में नोटिशिएबल रहा। अंत में अगर वो किंगो के जाते समय उन्हें समझाकर अपने परिवार का साथ देने और सबके साथ रहने के लिए कहकर रोक लेते, तो मेरे ख्याल से यह ज़्यादा प्रभावशाली रहता। दोस्तों, गुड एंड बैड की बात करें तो कई सारे पॉइंट्स तो मैंने एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन हेडिंग में बता दिए हैं, मगर फिल्म की कहानी पर गौर करें तो इसमें कई सारे ग्लिचेस हैं। सबसे बड़ा ग्लिच तो यही है कि सेलेस्टियल एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं और उसमें से ही किसी एक सोलार सिस्टम के किसी एक प्लेनेट पर जीवन बनाते हैं। तो फिर उस गैलेक्सी या उस सोलार सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स का क्या रोल है? अगर एक ही प्लैनेट्स पर जीवन देना था तो एक ही प्लैनेट बनाते, और अगर इतने सारे सोलार सिस्टम और प्लैनेट्स उन्होंने बनाया है तो सभी में या फिर कुछ एक को छोड़ भी दें तो अधिकतर में जीवन तो होना ही चाहिए, वरना मतलब ही क्या रहा उनकी रचना का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वाहियात है सेलेस्टियल का क्रिएशन। तो बेस जो बनाया गया है प्लॉट का, उसमें कोई दम नहीं है। MCU का कॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से हटकर नई बैक स्टोरी बनाना हमेशा हिट नहीं होता, और ये मूवी इसका जीता जागता सबूत है। इसके अलावा यह बताया गया है कि डेविएंट्स म्यूटेट और विकसित होने लगे प्लैनेट्स के हिसाब से, तो सेलेस्टियल्स ने न विकसित हो पाने वाले इटर्नल्स बनाया और उन्हें डेविएंट्स से लड़ने के लिए भेजा। तो यह जानते हुए भी कि डेविएंट्स खुद ही विकसित होने लगे हैं, क्या सेलेस्टियल्स उन्हें हर प्लैनेट पे भेजते रहे या उसके बाद उन्होंने डेविएंट्स को नमस्कार कह दिया? और अगर भेजते रहे तो ये कहाँ सही है? पहले बीज भेजो, फिर डेविएंट्स को भेजो, फिर डेविएंट्स से लड़ने इटर्नल्स को भेजो। इससे बेहतर तो यही है ना कि सीधे इटर्नल्स को भी भेजें, डेविएंट्स के विकसित हो जाने का टेंशन ही खत्म। कॉमिक्स में सेलेस्टियल साइंटिस्ट की तरह होते हैं जो प्राणियों में एक्सपेरिमेंट करके नई प्रजाति बनाने की कोशिश करते हैं। इसी फलस्वरूप डेविएंट्स और इटर्नल्स का जन्म होता है, जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। वहीं गिलगमिश के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने का, संस्कृत में मंत्र पढ़ने का और अस्थि विसर्जन का भी कोई तुक नहीं बन रहा था, क्योंकि ना तो वो एक्टर ना ही वो कैरेक्टर भारत या भारत के हिंदुओं से किसी भी प्रकार से संबंधित था। फिल्म में सलमा हयात के किरदार एजैक के मरने का सीन दिखा चुकने के बाद न जाने कितनी बार उनका स्क्रीन अपीयरेंस रहा है, जो कि ऑडियंस को काफ़ी कंफ्यूज करता है कि आखिर कब मरी है वो कैरेक्टर। हालांकि एक पॉइंट के बाद और थोड़ा गौर करने पर मसला समझ आता है, फिर भी इतना कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत थी भाई। तो यह चीज़ें रहीं जो बैट्स के तहत लिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर 3D और इसके हिंदी डबिंग पे बात करें तो मुझे फिल्म में कोई सीन या ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो 3D के हिसाब से बनाया गया हो, और हिंदी डबिंग मुझे कुछ खासा इंप्रेस नहीं कर सकी। कई सीन्स ऐसे थे जहां सिचुएशन के हिसाब से फील नहीं आ रहे थे। मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि ड्रूइग के कैरेक्टर के लिए जिस वॉइस आर्टिस्ट ने आवाज़ दी है, उसने उस कैरेक्टर के इम्पोर्टेंस को मटियामेट करके रख दिया है।
बढ़ते हैं गुड की तरफ। गुड में मैं तारीफ करना चाहूँगा इसके CGI और VFX की, जिसने फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक एक चीज पे VFX आर्टिस्ट की मेहनत साफ झलक रही थी। हर कैरेक्टर और क्रीचर की डिटेलिंग बहुत अच्छे से किया गया है। VFX आर्टिस्ट के इक्वली तारीफ के हकदार रामिन डी जवादी भी हैं, जिन्होंने फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर पे काम किया है और जबरदस्त काम किया है। शुरू से अंत तक स्क्रीन प्ले और स्टोरी के बिल्डअप में BGM का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिल्म के कमजोर स्क्रीन प्ले के बावजूद क्लोई झाओ का डायरेक्शन और कैरेक्टर्स के प्रति उनका पर्सनल टच देखने योग्य है। उनका पूरी तरह से CGI पे निर्भर न होकर रियल लोकेशन पे शूटिंग करना एक फ्रेश अप्रोच है MCU के लिए। काश फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले इस नए अप्रोच का फायदा उठाकर एंड गेम जैसी एक एपिक मूवी दे पाती। दोस्तों, मूवी के लिए ऑडियंस का रिएक्शन मिला जुला रहा। काफी लोगों को मूवी पसंद आई और काफी लोगों के लिए औसत रही। वहीं कई मार्वल फैंस को मूवी ने निराश भी किया। आप मुझे भी उन निराश लोगों में गिन सकते हैं। मार्वल ने हमेशा मल्टी स्टारर मूवी लाने से पहले लगभग हर कैरेक्टर की सोलो मूवी दर्शकों को दी है, ताकि दर्शक उससे कनेक्ट हो सके। मगर यहाँ मामला थोड़ा उल्टा पड़ा है और 10 सुपर हीरोज की एक पूरी टीम एक ही फिल्म में परोस दी गई है। एंड गेम के बाद आए इस लंबे गैप में सोलो फिल्म और वेब शोज के बाद सडन चेंज के तौर पर नए सुपर हीरोज की टीम से रूबरू होना हर एक को हजम नहीं हो पा रहा है। वहीं दर्शकों के एक बड़े वर्ग को यह बदलाव मार्वल के नए आयामों की ओर बढ़ता कदम लग रहा है, जिसे लेकर वो खुश भी हैं। हमारे अपने राधे फिल्म की पेसिंग से खुश नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने खुली बाहों से गले लगाया है। ऐसे भी पागल हैं दुनिया में। वैसे तो रोटेन टोमेटोज छत्तीसगढ़ी में बोले तो सरहा पताल, बंगाली में पोचा टोमेटो, उड़िया में कहेंगे कुहा पातल घंटा की ओर से इसे मार्वल की अब तक की सबसे कम रेटिंग मूवी घोषित किया गया है। मूवी की कमाई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं रही है और इसके अपने कारण भी हैं। मेरे अनुसार फिल्म औसत रही। ना तो किसी प्रकार से यह कोई माइलस्टोन सेट कर सकी और ना ही इसने दर्शकों के साथ न्याय किया। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित क्लोए झाओ की डायरेक्शन में बनी मेरी देखी यह पहली फिल्म है। जो उनके बारे में पढ़ा सुना है कि उनकी फिल्में ड्रामा बेस्ड होती हैं, वो यहाँ सही साबित होता दिख रहा था। क्लोए ने कई ड्रामेटिक सीन रखे हैं जो थोड़े लंबे भी हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मूवी में कई सारे सुपर हीरोज एक साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ, पावर्स, आपस में रिलेशनशिप, यह सब दिखाने के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए। केवल एक्शन या कॉमेडी से यहाँ दर्शकों को कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता और यही शायद फिल्म के लिए नेगेटिव साबित हुआ। थोड़ी बहुत कॉमेडी से माहौल हल्का करने का प्रयास किया गया है, मगर हर जगह यह कारगर साबित नहीं हुआ है। एक्शन सीन्स में कोई नयापन नहीं था, मगर ठीक थे। मूवी में मार्वल ने कई जगह अपने ओपोनेंट DC और डिज्नी आदि के कैरेक्टर्स बैटमैन, सुपरमैन, अल्फ्रेड, स्टार वार्स, पीटर पैन, टिंकरबेल आदि का जिक्र किया है। यह देखकर खुशी होती है। और किंगो का प्रेजेंट में इंट्रो के समय बजने वाला इंडियन म्यूजिक दिल जीतने के लिए काफी था। दोस्तों, मैं मूवी को 5 में से 2.5 स्टार दूंगा और आप सबको यह फिल्म एक बार जरूर देखने को कहूँगा, केवल इसके ग्राफिक्स और BGM को प्रेज करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका हमारा साथ आगे भी यूं ही बना रहे। दोस्तों, अगले साल 12 जनवरी 2022 को यह फिल्म डिजिटली रिलीज़ हो रही है और मूवी के डिजिटल रिलीज से पहले हम इससे जुड़े कुछ और वीडियोस भी लेकर आएंगे। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।